नमस्कार दोस्तों। तो 2024 का साल शुरू हो चुका है और ये साल इस दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि काफ़ी सारे देशों में उनके इलेक्शंस हैं जिसके कारण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक देश पे एक असर पड़ने वाला है। हिंदुस्तान में भी यानी हमारे देश भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, जिसमें इंडिया ब्लॉक वर्सेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट कहने को है। डेफिनेटली और भी सारी पार्टीज़ हैं जो दोनों ही दल के या फिर सहयोगी नहीं है। इंडिया ब्लॉक का भी सहयोगी नहीं है, बीजेपी का भी सहयोगी नहीं है, और भी पार्टीज़ हैं, लेकिन जो मेजर फाइट है पूरे देश में वो इन दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के बीच में। बात करूँ इंडिया ब्लॉक की तैयारियों की, तो लास्ट जो अपडेट आया था उनकी तरफ से, जो बहुत सही अपडेट था मेरे हिसाब से, कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है इंडिया ब्लॉक के संयोजक के रूप में, या फिर यानी उनके नाम पे ये पूरा चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव होगा इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समाज से आते हैं उसका कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। होगा या नहीं ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, साउथ में एक ऐसी जगह है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में साउथ और नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया ब्लॉक थोड़ा मजबूत है, और वहाँ से अगर जितनी ज़्यादा सीटें हों वहाँ से लाई जा सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद साउथ से आते हैं, तो अगर वो पीएम कैंडिडेट बनते हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण वहाँ पर एक अच्छी खासी गेन कर सकती है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक, जो कि काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अ, ये साउथ की, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि नॉर्थ में इंडिया ब्लॉक का पूरी तरह से सफाया करने की ऊपर बैठी हुई है बीजेपी। मतलब सच में बीजेपी जिस फॉर्म में है, जिस रंग में है, उसमें उस रंग में, उस फॉर्म में उसको नॉर्थ बेल्ट में हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन के हिसाब से हो चुका है। फिर चाहे आप यूपी की बात करो, बिहार में भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को भी अभी रख सकते हैं हम साइड में, कि महाराष्ट्र में भी एक कंपटीशन रहेगा, लेकिन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से बीजेपी पूरा स्वीप कर सकती है। इतना बड़े फ्लो में चल रहा है उनका, क्योंकि जब से राम मंदिर का ये शिलान्यास की खबर आई है तब से एक धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। मोमेंटम क्या क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी ने जो कहा था वो हुआ है। उनका जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया है। वो बात अलग है कि वो आंदोलन बहुत पुराना था, लेकिन जब से बीजेपी पार्टी बनी है तब से वो इस आंदोलन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा वोकल और अग्रेसिव रहे हैं। और अभी जब शिलान्यास होने वाला है तो करीब 50 से 80 करोड़ के लोगों तक इसकी पहुंच होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। पूरे देश के जितने भी हिंदू हैं, स्पेशली मैं इसमें जाति विशेष में जा रहा हूँ, जितने भी हिंदू हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। आप चाहे मानो या ना मानो, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ बात आती है भगवान की, वहाँ आपका एक इमोशनल कनेक्ट आता है। वहाँ आप फील करते हो डायरेक्टली कि यार ये होना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम्स के साथ क्या होने वाला है या फिर इस चीज़ का मुस्लिम्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उस चीज़ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक हिंदू हो तो डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, आप मानो या ना मानो। एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हो आप इस चीज़ को लेकर कि राम मंदिर बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर 50 करोड़ लोग ये चीज़ सोच रहे हैं, जिसमें से अगर 10-20 करोड़ भी उनको वोट देते हैं, या फिर 10-20 करोड़ वोट भी स्विंग होते हैं, जो कांग्रेस या किसी और ब्लॉक को वोट देने वाले थे वो स्विंग होते हैं, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है, और इतने पे तो इलेक्शन पलट सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से ये जो मूव है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मूव है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फिलहाल बीजेपी के पास जो मोमेंटम है राम मंदिर का, उनके जितने भी पोल प्रोमिसेस थे उसको कंप्लीट करने के बाद जो उनके मोमेंटम है उनके पास, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि शायद वो राजीव गांधी की जो 425 करोड़ की सीट वाला जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ सकते हैं। डेफिनेटली वो अकेले शायद ना तोड़ पाए, लेकिन अपने पूरे संगठन, पूरे गठबंधन के साथ वो ये तोड़ सकते हैं। पूरा गठबंधन जो है उनको शायद 400 करोड़ के 400 सीटों के ऊपर जा सकता है, और अगर ये गया ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो इंडिया ब्लॉक की काफ़ी सारी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसमें से एक कांग्रेस भी हो सकती है। कांग्रेस, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी फाइट जो होने वाली है वो होने वाली कांग्रेस के लिए एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
फिर होगी महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। अगर हिंदी बेल्ट में बीजेपी पूरा स्वीप करती है, ये जो एरिया मैंने बताया डेफिनेटली महाराष्ट्रियन बोल सकते हैं कि उनके यहाँ मराठी चलती है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में ही काउंट करूँगा मैं फिलहाल, खुद की लिबर्टी लेने के लिए, लेकिन उसको हिंदी बेल्ट में ही काउंट कर रहा हूँ मैं। गुजरात साथ ही साथ में अगर बात करूँ, गुजरात, फिर हम बात करें इस तरह के जो स्टेट हैं, इन सारी जगहों पे बीजेपी का एक जो मोमेंटम बना हुआ है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ शायद वो स्वीप करेगी, और अगर स्वीप करती है तो वो 200-250 सीट तो यहीं से निकाल देगी। और अगर वो यहाँ से इतना बड़ा चंक निकाल रही है तो उसको फिर सरकार बनाने में तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। उसको डिफिकल्टी कहाँ आएगी कि वो 400 के कितना करीब जाते हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के लिए ये फाइट रहेगा कि वो बीजेपी को कितने कम पे रोक पाते हैं। मैं यहाँ बैठ के कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो कुछ इसी तरह का है कि हिंदी बेल्ट जो राज्यों के मैंने अभी नाम लिए हैं वहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा अपर हैंड है, और कांग्रेस बहुत ज़्यादा छोटी पार्टी है बीजेपी के सामने। ये सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं राज्यों में है। अगर राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत न्याय यात्रा, अगर वो सक्सेस होती है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है कांग्रेस को, क्योंकि अगर आप देखते भी हो तो वो जो नॉर्थ ईस्ट से चालू होकर मुंबई पे ख़त्म होने वाली है, अगर वो यात्रा सक्सेसफुल रहती, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से वो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा था कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो मोमेंटम मिला था भारत जोड़ो यात्रा के बाद, डेफिनेटली उसके बाद गुजरात इलेक्शन आए जो कि वो हारी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वो हारे हैं, ये राज्य वो डेफिनेटली हारे। लेकिन हाँ, अगर आप उस टाइम का माहौल देखते हो जब वो भारत जोड़ो यात्रा जस्ट खत्म हुई थी, तो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था कांग्रेस के लिए। एक दिख रहा था ग्राउंड लेवल पे, वर्कर्स थोड़े एक्टिव हो गए थे, एक मोमेंटम दिख रहा था कि कुछ तो हो रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस कुछ तो कर रही है। तो इसी कारण से अगर ये यात्रा भी होती है, या यात्रा भी सक्सेसफुल होती है भारत जोड़ो यात्रा की तरह, तो डेफिनेटली कांग्रेस को एक बेनिफिट मिल सकता है, कांग्रेस फाइट में आ सकती है हिंदी बेल्ट में। लेकिन पूरी लड़ाई जो है वो हिंदी बेल्ट की ही है, और हिंदी बेल्ट की लड़ाई है, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। यहाँ पर कांग्रेस वीक पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर होगी इंडिया ब्लॉक के लिए। एक राज्य जिसके लिए मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा वो है उत्तर प्रदेश। यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइट है। वहाँ तीन बड़ी पार्टीज और एक छोटी पार्टी बोलूँगा। तीन बड़ी पार्टी कौन सी? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। छोटी पार्टी जो है उसको मैं बोलूँगा कांग्रेस, और जो इनके सहयोगी होते हैं जैसे आरएलडी हुआ, और भी जो भी छोटी छोटी पार्टीज है जिनके कुछ जिलों में कुछ कुछ एक सीट पे जो प्रभाव रहता है, वो बाकी सारी पार्टीज हैं। आरएलडी वैसे छोटी पार्टी नहीं बोलना चाहिए, आरएलडी की सरकार बनी, अगर आप लोगों को इतिहास नहीं पता तो आप जाके चेक करो। आरएलडी की सरकार बनी, आरएलडी के जो मुखिया थे वो प्रधानमंत्री बने देश के। हो सकता है शायद आप में से कुछ को नहीं पता हो, तो एक बार मैं आपको बोलूँगा, चेकआउट ज़रूर करिएगा उनकी हिस्ट्री आरएलडी की। जहाँ तक बात है यूपी की, यूपी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल राज्य है, और मेरे हिसाब से यूपी काफ़ी कुछ डिफाइन करेगा। राम मंदिर का मुद्दा यूपी का मुद्दा है, यूपी की सर जमीन पे उगा हुआ मुद्दा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी, सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो यूपी में ही देखने को मिलेगा। यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स भी हैं जो कि 80 सीट हैं। 80 सीट में से बीजेपी ने 2014 में 72 जीती थी, 2019 में 55 के आसपास वो कहीं आ गए थे, 55-60 के आसपास, जो कि अगेन एक बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं झटका लगा, लेकिन उसको उन्होंने रिकवर कर लिया था वेस्ट बंगाल से। तो अगर इस बार अगेन बीजेपी 70-75 के आसपास जाती है तो बहुजन समाज पार्टी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगी। समाजवादी पार्टी शायद कुछ एक सीट निकाल दे, कांग्रेस शायद एक सीट निकाल देगी जो कि रायबरेली की है। बाकी तो कांग्रेस के लिए भी सफ़र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो कहाँ जाता है, क्योंकि अगर आपने राजस्थान का इलेक्शन का देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो उनके पास अभी भी इंटैक्ट है। उनका जो 1-1.5% वाला जो वोट था वहाँ पर वो उनको मिला था। अगर आप यूपी इलेक्शन का भी देखते हो तो जो कोर वोटर है, डेफिनेटली जो बाकियों का उन्होंने संगठन बनाया था वो अभी छिटक चुका है, लेकिन जो उनका कोर वोटर है वो अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो वोट छिटक कर किस तरफ जाएगा, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ये होगी, क्योंकि अगर वो एसपी और कांग्रेस के साथ जाता है, यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ जाता है, तो उनको एक डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर वो बीजेपी की तरफ स्विंग कर गया तो इन सभी पार्टीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाएगा यूपी में।
देखते हैं, इलेक्शंस के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, हर एक राज्य पे डिफरेंट बातें की जा सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल शायद सबसे इम्पोर्टेंट यही बात थी कि हिंदी बेल्ट, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, राम मंदिर का मुद्दा और बीजेपी का अपना एक गोल्डन रन, ये बोलूँगा मैं। यही मुद्दे हैं, देखते हैं कि इलेक्शंस में क्या होता है और आने वाले समय में किस तरह के डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? रिजल्ट्स पे बात करने से पहले किस किस सिनेरियोज पे बात की जा सकती है, उन पे हम कमेंट्स में बात करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।